नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज फिर हम नए सेशन के साथ आए हैं और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चनों का ये सेशन होगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक अध्यापक शिक्षण सामग्री का प्रयोग से अपने अध्ययन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, मनोरंजक बनाता है। श्रव्य का मतलब होता है देखने से, श्रव्य का मतलब होता है सुनने से, और दृश्य का मतलब देखने से। इन शिक्षण सामग्रियों का जितना अधिक प्रयोग करेंगे, आपका शिक्षण कार्य उतना ही प्रभावशाली होगा। शिक्षण सामग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, एक श्रव्य, एक दृश्य और एक दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, जो शिक्षण कार्य को बहुत ही अधिक प्रभावशाली बनाती हैं, रोचक बनाती हैं। और शिक्षण कार्य जितना अधिक रोचक होता है, बालक को सीखने में उतनी ही क्या होती है, सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या होता है? एक बालक है जिसको आप नियमित क्लास में लाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? डांटना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि किसी भी बालक को क्लास में नियमित करने के लिए उसे लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार उसे मोटिवेट करना चाहिए, लगातार उसे कह लीजिए कि प्रेरित करना चाहिए, ताकि बालक के अंदर एक प्रकार की प्रेरणा जागृत हो और वो विद्यालय में नियमित आ जाए, क्लास में नियमित बना रहे। क्योंकि सीखना, क्लास में बने रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्लास में बने रहने के साथ साथ सीखना भी ज़रूरी है। इसलिए अवप्रेरणा बहुत अधिक ज़रूरी है, और अवप्रेरणा के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करना भी क्या है, ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा एवं व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। आगमन प्रतिमान, संप्रत्यात्मक संप्रति प्रतिमान, प्रच्छा शिक्षण प्रतिमान और विकासात्मक प्रतिमान। याद रखना, संप्रत्यय, संप्राप्ति, प्रतिमान, इसका मतलब होता है कि संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट। जब आप किसी भी बालक को क्या सिखाते हैं, भाषण सिखाना हो, भाषा सिखाना हो, व्याकरण सिखाना हो, तो उसके संप्रत्यय को बालक को समझाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि बालक उस संप्रत्यय को समझ जाता है तो शिक्षण कार्य क्या होता है, आसान हो जाता है। प्रतिमान का मतलब होता है कि मॉडल, उससे संबंधित यदि कोई मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो बालक आसानी से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए किस चीज का? इमोशन पर नियंत्रण पाने के लिए आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्मानुभूति का। इसमें बतलाना है कि आपको बच्चे में क्या करना है। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए आप कौन से अभ्यास कराएंगे? तो आत्मा अनुभूति। याद रखना, बच्चा किसी चीज को फील करे, और जब बच्चा फील करेगा तो स्वाभाविक है वो संवेग पर नियंत्रण ला सकता है। इसलिए आत्मा अनुभूति सबसे महत्वपूर्ण तरीका है बालक में इमोशन पर नियंत्रण करने के लिए। और संवेग का अर्थ व्यक्ति के अंदर उत्तेजना होती है। जब व्यक्ति किसी चीज को देखता है तो व्यक्ति के अंदर उत्तेजना जागृत होती है। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक पीटर साल्वे, डेनियल गोलमैन, जॉन मेयर, नेंसी गिब्स। अर्थात पुस्तक इनकी है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू। अर्थात ये पुस्तक किसकी है? ये डेनियल गालमैन की। यह लिखा जाता है गोलमैन ने। ये पुस्तक जो लिखी थी ये 1995 ईस्वी में लिखी गई थी। याद रखना, आपके जॉन मेयर
जॉन मेयर तथा पीटर साल्वे ने 1997 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, संवेगात्मक विकास तथा संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी थी इनके द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है, निष्क्रिय सरल है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय सामाजिक है, सक्रिय और सरल है। तो याद रखना, अधिगम या शिक्षण, अधिगम कभी भी क्या होता है आपका, निष्क्रिय नहीं होता है और निष्क्रिय नहीं होता है और वो सरल भी नहीं होता, प्लस सामाजिक होता है। इसमें आपका स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है। एनसीएफ 2005 ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो बहुत बालक को अधिक क्या करती है, सक्रिय बनाती है, बालक को सामाजिक बनाती है, बालक में करके सीखने पर बल देती है, अनुभव पर बल देती है, व्यक्ति बालक के बाहरी जीवन से शिक्षा को जोड़ने की बात आपका एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा करती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बतलाई थी? रॉबर्ट गेने 5, 7, 8, 6। तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बतलाए थे? तो रॉबर्ट गेने एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1965 ईस्वी में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकारों का उल्लेख किया था, जिसमें संकेत अधिगम, उद्दीपक क्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम और समस्या समाधान अधिगम। अर्थात कहने का मतलब संकेत अधिगम सबसे निम्न अधिगम होता है और समस्या समाधान अधिगम सबसे महत्वपूर्ण अधिगम होता है। ये बातें जिक्र की थी किसने? रॉबर्ट गेने महोदय ने की थी। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बतलाए थे? 8 प्रकार बतलाए थे, जिसकी अपनी पुस्तक में जिसका जिक्र इन्होंने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आयु है? कौन सी शिक्षक केंद्रित? प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु, प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, प्रजातांत्रिक जो होता है वो आपका बाल केंद्रित होता है। अब उपर्युक्त दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। तो प्रभुत्ववादी, जिसे निरंकुशवादी कहते हैं, तानाशाही कहते हैं, जिसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है, जहाँ पे व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षक श्रेष्ठ होता है। बालक एक श्रोता के रूप में होता है, शिक्षक एक वक्ता के रूप में होता है और वो केवल अपनी बातों को बालक के ऊपर क्या करता है, थोपता है। ये बातें कही गई हैं किसमें? प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका है, मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाईं से बाईं की ओर, पैर से सिर की ओर, बाईं से दाईं ओर, सिर से पैर की ओर। मस्तिष्कोन्मुखी, जिसे सिफेलोकोडेड के नाम से जाना जाता है, ये विकास की दिशा दो होती है, निश्चित होती है। एक सिफेलोकोडेड होती है, एक प्रॉक्सिमल डिस्टेंस होती है। सिफेलोकोडेड का मतलब होता है कि विकास सिर से किधर होता है, पैर की तरफ होता है, अर्थात मस्तिष्कोन्मुखी होता है। और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस होता है, अर्थात विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है। विकास की दिशा हमेशा निश्चित होती है, विकास का आकार भी निश्चित होता है, विकास का आकार वर्तुलाकार होता है। विकास की गति में भिन्नता देखने को मिलती है, विकास में वैयक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? किसके कारण एक जो है एडोलसेंस बालक जो होता है, किशोरावस्था का बालक होता है, उसमें द्वंद्व उत्पन्न होता है? पहला, पीढ़ियों में अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता, किशोर अवस्था में स्वप्न प्रदर्शन। तो याद रखना, किशोरों की सबसे बड़ी समस्या है कि जब अवसरों की प्रतिकूलता दिखाई नहीं देती है तो बालक के अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है। किशोरावस्था, जिसमें बालक का मानसिक डेवलपमेंट पूर्ण होता है। किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिसमें बालक में
तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बालक में शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। मानसिक विकास जो है, मानसिक वृद्धि जो होती है पूर्ण होती है, शारीरिक वृद्धि पूर्ण होती है, बच्चे में एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है, अर्थात रिप्रोडक्शन की क्षमता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, पाठचर्या है। पाठचर्या कैसी है? शिक्षण पाठचर्या, पाठचर्या का मतलब होता है आपका कैरिकुलम। कैरिकुलम की बात की गई, सॉरी, कैरिकुलम की बात की गई है। कैरिकुलम क्या होता है? शिक्षण पद्धति तथा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु होती है। विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया होती है। कक्षा में उपयुक्त पाठ्य सामग्री होती है। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत एक विस्तृत प्रक्रिया होती है जो विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। अब पाठ्यचर्या की हम बात करें तो पाठ्यचर्या में या तो हम शिक्षा की बात करते हैं, जैसे आप पाठ मूल्यांकन करते हैं, एक सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन पाठ्यचर्या का होता है। सतत मूल्यांकन आपके पाठ्यक्रम का होता है। पाठ्यचर्या में आपके शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों गतिविधियों को शामिल किया जाता है। बच्चा विद्यालय में प्रवेश से लेकर प्रतिदिन विद्यालय निकलने तक सारी गतिविधियां पाठ्यचर्या के अंतर्गत समाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरे समझ से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? मानसिक विकार से संबंधित है, गणितीय विकार से संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है, व्यवहार संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो डिसलेक्सिया जो संबंधित तो होती है आपकी, एक तो ये मानसिक विकार है, लेकिन कौन सा मानसिक विकार है? तो ये पठन संबंधी मानसिक विकार है डिसलेक्सिया। यदि आपसे पूछा जाएगा डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया आपके लेखन संबंधी है, जिसमें बी को डी और 6 को 9 लिखता है बच्चा। डिसलेक्सिया आएगा तो पढ़ने संबंधी, जिसमें बट को पुट, पुट को बट पढ़ता है। और यदि डिस्प्रैक्सिया आएगा तो याद रखना गतिक कौशल से संबंधित है। डिसकैलिकुलिया आएगा, ये गणित गणनाओं से संबंधित आपका विकार है। तो याद रखना ये आपके विकार जो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना है तो अध्यापक प्रयोग करेगा। अर्थात किसी भी बच्चे को नियम और सिद्धांत सिखाने के लिए एक टीचर को क्या प्रयोग करना चाहिए? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, कहानी कथन विधि। तो इसमें ध्यान रखना, छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो आपको बतलाना पड़ेगा क्या? आगमन विधि से। नियम और सिद्धांत सिखाने हैं तो सबसे पहले आगमन विधि और निगमन विधि दो विधियां होती हैं। एक विश्लेषण विधि होती है, एक कहानी कथन विधि भी होती है, संश्लेषण विधि होती है। आगमन विधि में सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, निगमन विधि में सबसे पहले हम नियम बताते हैं। बच्चे को कई एग्जाम्पल देकर एक नियम की तरफ पहुंचते हैं, अर्थात सरल से कठिन की तरफ आपके आगमन विधि के अंतर्गत चला जाता है। निगमन विधि में हम किसी चीज़ के नियम बतलाते हैं, फिर उदाहरण देते हैं। विश्लेषण में हम किसी भी बिंदु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अध्ययन करते हैं। अगला है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? अच्छे लेखन है, लिखने में लेखन में स्पष्टता है, अच्छे बड़े अक्षर हैं, छोटे अक्षर हैं। अर्थात जब आप ब्लैकबोर्ड पे लिखते हैं तो ब्लैकबोर्ड पर लिखते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छा लेखन। जब आपका लेखन अच्छा होगा तो अक्षर बड़े नज़र आएंगे, औसत अक्षरों का प्रयोग करेंगे आप, लेखन में आपकी स्पष्टता होगी, बालक आसानी से उस चीज़ को देख सकता है। क्योंकि कोई भी शिक्षक यदि शिक्षण कार्य कर रहा तो शिक्षक का सबसे अभिन्न मित्र जो होता है वो आपका श्यामपट्ट होता है। शिक्षक को श्यामपट्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए ताकि अपनी बातों को आसानी से जो है प्रस्तुत कर सके। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन में दिया गया है क्या? समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन की प्रक्रिया है कैसी है? स्थिर होती है, पहला है विकल्प आपके सामने स्थिर, दूसरा गतिशील, तीसरा स्थानापन्न होता है और चौथा अवरोधी होता है। अर्थात समायोजन का मतलब होता है किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेना।
कहने का मतलब होता है कि ये प्रक्रिया कैसी होगी, तो ये एक गतिशील प्रक्रिया होगी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जिस इन्वायरमेंट में एक बार हमने एडजस्टमेंट कर लिया उसी तरह से हर इन्वायरमेंट मिलेगा। इन्वायरमेंट चेंज मिलेगा तो हम चेंज इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये समायोजन की प्रक्रिया आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और फिर हम जो है, अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो स्वाभाविक है आप अपने मोबाइल के यूट्यूब चैनल जिस पे आप देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और यदि आपका कोई सुझाव हो या क्लास के बारे में आप कुछ बतलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से मैं इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जोड़ते रहिए सभी को टीचिंग अड्डा 2.0 में। सभी का नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।